सो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ना है सबसे पहले इस चैप्टर में पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम को। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो पोटेशियम लेवल है हमारी बॉडी का। इसमें हमें बताया हुआ है कि हमारे अंदर जो होती है ना पोटेशियम की कंसनट्रेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होती है, जबकि पोटेशियम की कंसनट्रेशन इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ना है कि हमने जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो इसकी कंसनट्रेशन है ना वो हम उसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है। सारे मैकेनिज्म कितनी हमारी बॉडी एक्सक्रीट करी, कितना एब्जॉर्ब करी, कितना सिक्रीट करी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि पोटेशियम लेवल जो है इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वो मेंटेन रहे। अब हमें वैल्यूज़ दी हुई है कि पोटेशियम की कंसनट्रेशन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में 4.2 होती है, जबकि इंट्रासेलुलर वो होती है 3920। यानी कि 90% हमारी पोटेशियम हमारे सेल के अंदर होती है, जस्ट 2% सेल के बाहर पोटेशियम हमारी पड़ी हुई होती है। फिर ठीक है। और हमने इस 2% को मेंटेन करना है कि कैसे मेंटेन हो रही है। अब जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जब पेट के अंदर वो पोटेशियम वगैरह जो होते हैं खाना खाने के बाद हमारे ब्लड के अंदर शामिल होती है, तो बेसिकली वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास इतनी ज़्यादा ना जो होती है डेली इंटेक में पोटेशियम लेवल हो रहा है, तो कैसे हमारी बॉडी जो होती है इस हाई लेवल को मेंटेन कर रही है। खुद सोचो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होगी पोटेशियम की कंसनट्रेशन खाना खाने के बाद या डेली इंटेक की वजह से, तो या तो हमारे पास ब्लड जो है ब्लड से निकल के वो सेल में चली जाएगी, या हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देगी, बाहर निकाल देगी, क्योंकि हमने सिर्फ 59 MEQ हमारी बॉडी में होनी चाहिए एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम की कंसनट्रेशन। तो या तो वो सेल्स के अंदर भेज देगी है, ठीक है, क्योंकि सेल्स में ऑलरेडी ज़्यादा है तो मज़ीद हम डाल देंगे, ठीक है, या हम उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। ठीक है। एक तो हमने सेल में डाल दी, दूसरी हमने एक्सक्रीट करवा दी, और एक्सक्रीट आउट करवाने में मेजर रोल हमारे पास कौन प्रोवाइड करता है हमें? किडनी। यानी कि सबसे ज़्यादा किडनी हमारी बॉडी से इसको निकालती है पोटेशियम को, और थोड़ी बहुत कंसनट्रेशन जो है इसकी फीसेस हमारी बॉडी से निकाल रही होती है। ठीक है। अब हमने पढ़े हैं कि ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उससे हमारे पास क्या इफेक्ट आते हैं? कार्डियो अरिथमिया, अरेस्ट वगैरह, फिब्रिलेशन। अब ये कब होता है? पोटेशियम आयंस की कंसनट्रेशन, पोटेशियम जो है वो लेवल जब उसका ज़्यादा हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड अचीव करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। जब थ्रेशोल्ड अचीव करना हमारे पास इजी हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास डिपोलराइजेशन जल्दी से हो जाएगी। जब ज़्यादा डिपोलराइजेशन होगी तो कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक फेलियर और कार्डिक अरिथमिया वाले हमारे पास सिम्टम्स आएंगे। और हाइपोकैलेमिया होगा जब पोटेशियम ही नहीं होगी, तो डिपोलराइजेशन अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगी, थ्रेशोल्ड तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगी, तो वो चीज़ डिपोलराइज नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो कार्डिक फेलियर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हाइपोकैलेमिया के केस में। ठीक है। अब हमें ये बात बताई हुई है यहाँ पे कि जो हमारे पास डी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया हुआ है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये वही बात है कि हमने ग्लूकोज में पढ़ी थी कि जब ग्लूकोज कम होती थी तो हमारी बॉडी के अंदर से लीवर में जो स्टोर होती थी हम उसे बाहर निकाल दिया करते थे। ठीक है। इसी तरह हमें पता है ज़्यादा कंसनट्रेशन से कहाँ पे होती है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होती है। जब खाने के दरमियान पोटेशियम लेवल डिक्रीज करता है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जितनी ज़्यादा पोटेशियम, जितनी 3 डाउन 2 0 है, वो निकल के क्या आ जाती है? सेल से बाहर आ जाती है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो पोटेशियम पड़ी है वो है। सही है। चलो, अब हमें बताया हुआ है कि पोस्ट मील जो होती है हमारे पास जो होती है पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से या तो बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है या उसको मूव करवाती है सेल के अंदर। ये बात लिखी हुई है। दूसरी में बताया हुआ है बिटवीन मील जो होती है सेल्स के अंदर से निकल के बाहर आती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ताकि हाइपोकैलेमिया ना हो जाए। फिर हमें बताया हुआ है रेगुलेशन कैसे हो रही है। जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन जो होती है वो ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, एपिनेफ्रीन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल ग्लूकोज के लेवल को हाई करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इस तरह हमने वो चीज़ें पढ़नी है जो इसकी लेवल को या तो सेल के अंदर भेज के कम कर रही हैं या इसको एक्सक्रीट करा के कम कर रही हैं। अब वो अपने पढ़ने जो सेल के अंदर चीज़ें भेजने में इसको हेल्प करती है, पोटेशियम को ब्लड से उठा के सेल के अंदर भेजने में हेल्प करेगी। पहली चीज़ हमारे पास है इंसुलिन। ठीक है। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज को उठा के लिवर में फेंकता है या सेल्स के अंदर फेंकता है, इस तरह इंसुलिन हमारे पास पोटेशियम को सेल से ब्लड से उठा के सेल्स के अंदर भेजता है और सेल्स ब्लड में हाइपोकैलेमिया कॉज करवाता है। ठीक है, यानी पोटेशियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। हाइपोकैलेमिया नहीं लिखना, बस इसको मूव इनसाइड द सेल वो मूव करवाती है। ठीक है चीज़। अब हमें पता है कि ये अगर हमारे पास सेल है और ये लूमिन है सेल का और ये ब्लड है हमारे पास, ये बी है, ये लूमिन है, तो हमें पता है यहाँ पे बेसोलेटर मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ये सोडियम को बाहर निकालते हैं और पोटेशियम को अंदर भेजते हैं। तो इसी तरह ये पोटेशियम को सेल के अंदर मूव करवा रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास कैटेकोलामाइंस है। कैटेकोलामाइंस को भी अगर हम लोग इंसुलिन से रेगुलेट करें, तो बेसिकली कैटेकोलामाइंस से करते थे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, यानी एपिनेफ्रीन की बात हो रही है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो ग्लूकोज को कैसे बढ़ाती थी? वो ग्लूकोज को सेल से बाहर फेंकती थी। ये क्या करेगी? पोटेशियम जब हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा खाने के बाद, तो हमारे पास ये एक्टिवेट हो जाएंगे बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, और वो पोटेशियम को उठा के अंदर फेंक देंगे। सही है।
अगर किसी बंदे को दवाइयाँ खा रहा है जिसकी वजह से उसके बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक हुए हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है वो अंदर नहीं भेजेंगे तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपरकैलेमिया। इसी तरह इंसुलिन का पेशेंट है, डायबिटीज़ है किसी बंदे को, डायबिटीज़ होगी तो इंसुलिन की कमी होगी, जब इंसुलिन नहीं होगा तो पोटेशियम को हम सेल के अंदर नहीं भेज सकते, ठीक है, तो पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया कॉज हो जाएगा खाने के बाद। लेकिन जब हम उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं खाने से पहले या खाने के बाद, तो वो हमारे पास हाइपरकैलेमिया नहीं होने देता, क्योंकि इंसुलिन जब होगी तो वो उठा के पोटेशियम को अंदर ही भेजेगी। दूसरा है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमें पता है पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन, पोटेशियम की मूव करवाता है सेल के अंदर वो भी, ठीक है, और इसकी एक्सक्रीशन भी बढ़ा रहा होता है। एक्सक्रीशन का इफेक्ट हम किडनी में पढ़ेंगे, अभी हम इसका सेल पे इफेक्ट पढ़े हैं इन सब पांचों का। तो ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी, वही जैसे बेसोलेटर मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ाता है, पोटेशियम के अंदर चली जाती है, ठीक है। ये देखो कौन सिंड्रोम हमें बताया हुआ है, ये कौन सिंड्रोम में बताया, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा, ज़्यादा बनेगा ये, जब ये ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा सेल के अंदर मूव करवाएगा तो हाइपोकैलेमिया कॉज हो जाएगा। एडिसन्स डिजीज़ में ए से मतलब पहले आ रहा है, तो एल्डोस्टेरोन भी क्या होगा, कम होगा। जब एल्डोस्टेरोन कम होगा तो हमारे पास इसकी मूवमेंट इनटू द सेल नहीं होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। अभी हमने इसका पेरिफेरल सेल्स पे इफेक्ट पड़ा है, अभी हमने इसका किडनी पे इफेक्ट नहीं पड़ा एल्डोस्टेरोन का। फिर हमारे पास है एसिडोसिस और अल्कालोसिस। अब ये बात याद रखनी है एसिडोसिस और अल्कालोसिस में, कि जब हमारी बॉडी में एसिडिटी होती है तो हाइड्रोजन आइंस का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जब हाइड्रोजन आइंस जो होते हैं ना, वो सोडियम पोटेशियम पंप को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जब सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिट हो जाएगा तो क्या पोटेशियम हम सेल के अंदर भेज सकेंगे, नहीं भेज सकेंगे। तो हाइड्रोजन आइंस का लेवल ज़्यादा होगा तो पोटेशियम आइंस का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा और हाइपरकैलेमिया कॉज हो जाएगा। यानी कि किसी बंदे को अगर एसिडिटी है तो हाइड्रोजन आइंस भी ज़्यादा होंगे ब्लड में, साथ में पोटेशियम आइंस भी ज़्यादा होंगे और हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे को मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है, यानी कि अच्छी चीज़ है, तो वो हमें क्या करेगा, OH के लेवल जो होगा वो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा और वो पोटेशियम सेल्स के अंदर मूव कर जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। आगे हमारे पास लिखा हुआ है एक्सरसाइज करते हुए। देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पता है ज़्यादा डिपोलराइजेशन होगी और ज़्यादा रिपोलराइजेशन होगी। रिपोलराइजेशन की वजह से सेल्स क्या करते हैं, पोटेशियम को बाहर भेजते हैं, ठीक है, ताकि अंदर नेगेटिविटी पोल डेवलप कर सकें, तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। सही है, एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा रिलीज होगा पोटेशियम टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोर, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। अब सेल्स की डिस्ट्रक्शन, हमें पढ़ा है कि सेल्स के अंदर ज़्यादा पोटेशियम होता है जबकि बाहर क्या होता है, कम होता है। तो जब सेल ज़्यादा टूटेंगे तो ज़्यादा पोटेशियम निकलेगा, पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। फिर हमें बताया हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। अगर हमें सपोज करने के लिए दिया हुआ है, मैंने खाना खाया तो मेरा पोटेशियम का लेवल क्या कर गया, बढ़ गया, ठीक है। अब मेरा पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, यहाँ पे मेरे इतने मॉलिक्यूल है, तो मेरे पास पानी क्या करेगा, अब बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये होता था ना कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, यानी कि मेरा पोटेशियम सोल्यूट्स बढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। जब ये सेल श्रिंक होगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब बाहर ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, हमने पानी को मूव करवाया, बाहर ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, हमने पानी को भी मूव वहाँ पे करवाया। जब हमने पानी को मूव करवाया तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, सही है। लेकिन अब अंदर की ऑस्मोलैरिटी क्या कर गई, बढ़ गई, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया। तो अंदर की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये पोटेशियम आइंस क्या करेंगे, बाहर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। पोटेशियम डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो अब दोबारा बाहर पोटेशियम ज़्यादा जा ही जा रहा है, तो हाइपरकैलेमिया हमारे पास क्या हो जाएगा, डेवलप। ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, सेल की डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पोटेशियम इनसाइड द सेल बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन होगी और हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि कैसे हमारी बॉडी जब खाने के बाद सेल्स के अंदर भेज देती है पोटेशियम को और पोटेशियम का लेवल रेगुलेट करती है इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। अब हमने किडनी का इफेक्ट पढ़ना है कि किडनी क्या करती है हमारे पास। हमने पढ़ा है कि किडनी जो होती है फीसिस से 5% हमारी बॉडी से पोटेशियम को निकालती है, जबकि 95% हमारी बॉडी से पोटेशियम को निकालता है, किडनी निकालती है। तो कैसे निकालती है अब हम देखते हैं, ठीक है। हम जब देखते हैं तो हमारी बुक में डायग्राम बनी हुई, उसमें हमें 4 प्रोसेस बताए हमें। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि कितना फ़िल्टर हो रहा है सैंपल हमारे पास, ठीक है। फिर कितना उसमें से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। फिर कितना इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है और कितनी सिक्रीशन हो रही है। सबसे मेन पार्ट सिक्रीशन का है, क्योंकि सिक्रीशन होगी तभी तो हमारे पास पार्ट बनेगा ना हमारी यूरिन का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन से तो वो ब्लड के अंदर जाता जाएगा, तो मेन पार्ट हमारे पास क्या है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और ये कोलेक्टिंग डक्ट, कॉर्टिकल कोलेक्टिंग डक्ट। तो कॉर्टेक्स में आएगा ना ये रीजन, मेडुला में तो नहीं आएगा। तो कॉर्टिकल कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल और ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये हमारे पास मेन रोल अदा करते हैं पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अब हम देखते हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो देखते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे देखो 65%।
असेंडिंग लिम्फ जो है वो भी हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है 27%। लेट डिस्टल ट्यूब्यूल यानी इसकी बात हो रही है, और साथ में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की डक्ट की बात हो रही है। ये हमारे पास क्या करवा रहे हैं, इसके प्रिंसिपल सेल्स करवा रहे हैं, और अभी इसके हम इंटरग्रेटेड सेल्स भी पढ़ेंगे। ये हमारे पास सिक्रीशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं, और ये जो इंटरग्रेटेड सेल्स होंगे ना यहाँ पे प्रेजेंट, ये हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन भी करवा रहे हैं। अभी हम इसका एक और चीज़ भी पढ़ेंगे कि सिक्रीशन भी करवाते हैं। ये सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन इसकी डिपेंड करती है कि अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है बॉडी में तो ये सिक्रीशन करवाएंगे, कम है तो रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितनी ऑक्सीजन होगी हमारे पोटेशियम की, 12% ऑक्सीजन होगी एक्सक्रीशन। तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास सिक्रीशन का था, ऐसे ही है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग पोटेशियम की एक्सक्रीशन है रेगुलेटेड बाय द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यानी पोटेशियम को तो हमने कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पढ़ना है, कलेक्टिंग डक्ट में पढ़ना है, और साथ में लेट डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल में हम लोगों ने इसको पढ़ना है। सही है। अब हम इसका देखते हैं डायग्राम और हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द लेट डिस्टेंस ट्यूब्यूल्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट। ये मैं डायग्राम दिखा रही हूँ। ये नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है। आई थिंक ये ऊपर वाली डायग्राम ही है, बुक में मैं दिखाना चाह रही थी कि अच्छा ये हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल सेल इसका, ठीक है, यहाँ तक।